Starting with the name of Allah, the most gracious and the most merciful. A very warm welcome to all of my students who are watching out this video. So today we're going to start another important topic from Roger Pressman book. This is chapter number 6. हमने लास्ट चैप्टर के अंदर ये देखा था कि आप सॉफ्टवेयर जब भी बनाने लगते हैं तो उससे जो सबसे पहला इम्पोर्टेंट स्टेप है वो क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि आप रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करें। आप ये समझें कि सॉफ्टवेयर की असल रिक्वायरमेंट क्या है, क्या सॉफ्टवेयर के अंदर फंक्शंस मौजूद होने चाहिए, क्या फंक्शंस मौजूद नहीं होने चाहिए, यूज़र कौन-कौन से होंगे, स्टेक होल्डर कौन-कौन से होंगे और वो किस तरह की फंक्शनैलिटी एक सॉफ्टवेयर के अंदर डेवलप करना चाह रहे हैं। अब हम चैप्टर नंबर 6 के अंदर ये देखेंगे कि हम उन्हीं अंडरस्टैंडिंग को जो हमने पैराग्राफ की शक्ल के अंदर या कहानी की शक्ल के अंदर या फिर मीटिंग्स करके जो हमने डाटा कलेक्ट किया है। मिसाल के तौर पे हमने पिछले चैप्टर में ये सीखा है कि हम रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कस्टमर्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, अपनी टीम मेंबर्स के साथ जो है वो मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स करते हैं और बार-बार मीटिंग करते हैं और उनसे अंडरस्टैंड करते हैं कि किस किस्म का आप सॉफ्टवेयर बनवाना चाह रहे हैं। आप सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या-क्या फंक्शनैलिटी होंगी, क्या-क्या सिनेरियोज़ होंगे, क्या इनपुट्स आएँगी, डाटा क्या होगा, आउटपुट्स क्या आएगी। अब ये सारी चीज़ें हमने समझ ली। अब ये सारी चीज़ें हमारे सामने एक बिल्कुल कहानी की तरह से होंगी क्योंकि देखिए मीटिंग की है तो मीटिंग के मिनट्स भी लिखे जाते हैं, मिनट्स ऑफ मीटिंग होते हैं। तो वो किस तरह की शक्ल में या बुलेट पॉइंट्स की शक्ल के अंदर होंगे या फिर कहानी की शक्ल के अंदर होंगे या एक टीम मेंबर्स ने, एक सॉफ्टवेयर हाउस ने जब भी डिस्कशन की होगी अपने कस्टमर्स के साथ, तो वो डिस्कशन आप किस तरह से रिकॉर्ड करेंगे? लिख के रिकॉर्ड करेंगे। अब ये चैप्टर हमें ये बताएगा कि आप उस सारी डिस्कशंस को ख़ास किस्म के मॉडल्स के थ्रू, सिनेरियोज़ के थ्रू, एनालिसिस क्लासेस के थ्रू आप किस तरह से मॉडल्स बना के रिप्रेज़ेंट कर सकते हो और डॉक्यूमेंट्स की शक्ल में स्टोर कर सकते हो कि वो पढ़ने में भी आसानी हो। जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं आपको अपना पूरा जो है वो चीज़ बताता हूँ कि मैंने यहाँ से जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मैंने लाहौर से कराची जाना है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक तरीका ये है कि आप मुझे पैराग्राफ की शक्ल के अंदर समझाना शुरू कर दें। किस तरह से भी आप कहें कि जी सर फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक बस फ्रॉम टर्मिनल एंड देन एंड देन and then you need to buy blah blah blah. अब मुझे ये पैराग्राफ की शक्ल में सारी रिक्वायरमेंट्स को मैं अंडरस्टैंड करके समझ लूँ आपसे, ऑलराइट? अब दूसरा तरीका ये है कि आपकी इसी समझाई हुई चीज़ को मैं क्या करूँ ब्रांचिंग की के ज़रिए, डाटा फ्लो डायग्राम के ज़रिए समझूँ कि जी मैंने कहाँ पे जाना है, मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ, मैं लाहौर में हूँ। मैंने लाहौर से कहाँ जाना है, आई वांट टू गो टू कराची। पहले कहाँ जाऊँगा जी? सबसे पहले मैंने ये डिसीज़न लेना है, क्या डिसीज़न लेना है कि मैं किस तरह से जाना चाहता हूँ। मैं बस के ज़रिए जाना चाहता हूँ, मैं जहाज़ के ज़रिए जाना चाहता हूँ, मैं जो है वो बाइक के ऊपर जाना चाहता हूँ, मैं किस तरह से जाना चाहता हूँ। सो मैं इस तरह से भी इस चीज़ को अपने पास समझने के लिए जो है वो बना के रख सकता हूँ। डायग्राम्स के थ्रू इस सारी बात को मैं समझने के लिए अपने पास रख सकता हूँ। तो ये चैप्टर बेटा हमें यही सिखाएगा कि आपने जो अंडरस्टैंड की हैं रिक्वायरमेंट्स, आपने जो अंडरस्टैंड रिक्वायरमेंट की, किससे अंडरस्टैंड की आपने रिक्वायरमेंट्स? आपने जो यूज़र्स से, जो कस्टमर्स से, जो स्टेक होल्डर से रिक्वायरमेंट्स अंडरस्टैंड की हैं, उसको मज़ीद निखार के एक अच्छी डायग्राम्स के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के मॉडल्स हैं, डायग्राम्स हैं, जिसे हम मोस्ट प्रोबेबली यूज़ होने वाली डायग्राम जो है वो यूएमएल डायग्राम है। यूएमएल के अंदर हमने यूज़ केस डायग्राम पढ़ी है, कोलैबोरेटर, क्लास बेस्ड डायग्राम, स्टेट डायग्राम। उन डायग्राम्स को हम इसके अंदर बनाना सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि किस तरह से आप उनके ज़रिए अपनी रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद बेहतर करके लिख सकते हैं। उनसे लिखने से क्या होगा, जब भी वो बंदा कोई भी उस डायग्राम को देखेगा तो उसे वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएँगी। तो वो पढ़ने में भी आसान होंगी, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए भी आसान होंगी और बाद में नए मामलात के लिए, डिफरेंट मामलात के लिए भी जो है वो आसान होंगे। तो ये सारा चैप्टर हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इसका मतलब है जब भी हम करेंगे, अब हम करेंगे इसके अंदर रिक्वायरमेंट एनालिसिस करेंगे। मतलब कि जो हमने रिक्वायरमेंट्स हमारे पास आ गई हैं, उनका हमने आगे मज़ीद रिक्वायरमेंट एनालिसिस करना है। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम क्यों करते हैं? ज़ाहिर-सी बात है हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने सॉफ्टवेयर की मज़ीद ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को जो है वो समझ सकें।
देखिए, हमने पहले यूज़र से मीटिंग करके वो सारा पैराग्राफ की शक्ल में समझ लिया हुआ है। वो सारी मीटिंग्स करके, डिस्कशंस करके हमने वो सारा समझ लिया हुआ है। लेकिन अब हम उसको मज़ीद ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, कि एक सॉफ्टवेयर किस तरह से वर्क करेगा, जो हमें रिक्वायरमेंट देके गए हैं, वो काम किस तरह से करेगा, उसमें इनपुट कैसे होगी, डाटा क्या आएगा, डाटा की टाइप क्या होगी, डाटा टाइप क्या होगी। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को मज़ीद जो है वो अंडरस्टैंड करते हैं। हम देखते हैं कि ये सॉफ्टवेयर किन-किन एलिमेंट्स के साथ जो है वो इंटरफ़ेस करेगा। अगर इंटरफ़ेस करेगा तो वो 2 एलिमेंट्स कौन से होंगे, उनके आपस में रिलेशंस क्या होंगे। हम जो है वो कंस्ट्रेंट्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर जो हमने बनाना है, इस सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रेंट क्या है? कंस्ट्रेंट से मुराद है कि इसकी लिमिट क्या है? इसमें क्या चीज़ें हैं जो हमने हर हाल में अचीव करनी है? और अगर वो अचीव ना हो पाएँ, एक सेट ऑफ रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल ना हो पाए, तो क्या होगा? मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर है, एक डॉक्टर के लिए हमने सॉफ्टवेयर बनाया है, तो वो डॉक्टर ये कहता है कि अगर एक पेशेंट ने अपॉइंटमेंट करवा ली है, उसी टाइम के ऊपर मेरे उस सॉफ्टवेयर के अंदर कोई दूसरा पेशेंट जो है वो अपॉइंटमेंट ना बुक करवा सके, तो ये क्या होगी? ये उस सॉफ्टवेयर की कंस्ट्रेंट होगी। ऑलराइट जी। सो रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम जो भी करते हैं, चाहे वो एक सॉफ्टवेयर एनालिस्ट है, वो मॉडलर है, जो भी करता है, उसका काम क्या होता है? उसका रिक्वायरमेंट एनालिसिस का काम ये होता है कि वो बेसिक रिक्वायरमेंट्स को मज़ीद एलैबोरेट कर सके। जो उसने पहले टास्क के अंदर रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड किया है, अब उसको बेहतर अंदाज में जो है वो अंडरस्टैंड कर सके, वो सिनेरियोज़ बना सके, वो फंक्शंस को समझ सके, वो प्रॉब्लम्स को देख सके, वो प्रॉब्लम क्लासेस बना सके, उनके दरमियान में रिलेशन देख सके, उनके दरमियान में बिहेवियर देख सके, डाटा का फ्लो देख सके। अब ये कितनी सारी बातें हैं, आपको कोई भी बात जो है वो यकीनन नहीं समझ आई होगी। माशाल्लाह ज़हीन बच्चे हैं सारे। सो सिनेरियोज़, यूज़र सिनेरियोज़, सिनेरियो क्या है? सीन है। जैसे एक फ़िल्म का सीन होता है ना, कि फ़िल्म के अंदर अगर हीरो की एंट्री होगी तो हीरोइन क्या करेगी? और अगर हीरोइन जो है वो एंट्री होगी तो हीरो क्या करेगा? सो अगर एक सॉफ्टवेयर के अंदर एक यूज़र इस्तेमाल कर रहा होगा, तो तब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो क्या-क्या एक्शंस परफ़ॉर्म कर रहा होगा, क्या-क्या मैसेजेस आ रहेंगे। तो हम यूज़र सिनेरियोज़ के मॉडल बनाएँगे रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर। हम फंक्शंस को डिस्कस करेंगे कि हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर क्या-क्या फंक्शंस अवेलेबल होंगे। हम क्लासेस को बनाएँगे उसके अंदर। हम रिलेशनशिप्स हर क्लास के अंदर देखेंगे। हम क्लास बिहेवियर देखेंगे कि हमने जो क्लास बनाई हुई है, अच्छा ये क्लास बिहेवियर वही है, ये ऑब्जेक्ट क्लास ये वही है जो हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। हम इसी के अंदर, क्योंकि देखिए एट द एंड ऑफ द डे होनी तो सॉफ्टवेयर की कोडिंग कंस्ट्रक्शन ही है, वो कोडिंग के अंदर सबसे बेस्ट मेथड जो ऊप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है, अगर आप सी यूज़ कर रहे हैं तो एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, ये काम तो होगा ही होगा। और डाटा का फ्लो क्या है? वो डाटा किस तरह से आपका जो है वो सॉफ्टवेयर के अंदर फ्लो हो रहा है। सो ये सारी जो है हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस है। अब ये जो एनालिसिस वाला बेटा स्टेप है ना, ये जो एनालिसिस मॉडल बना रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पहले स्टेप के अंदर जो पूरी आप सिस्टम की डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं कि अच्छा हमारे इस किस्म का जो है वो सिस्टम रिक्वायर है। जो अब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, ये एक्चुअली ब्रिज बनता है किन 2 चीज़ों के दरमियान में, आपके डिज़ाइन मॉडल के दरमियान में और सिस्टम डिस्क्रिप्शन के दरमियान में। अगर आपके पास सिस्टम डिस्क्रिप्शन है, आप एनालिसिस अच्छा करते हैं, तो फिर आप जो है वो डिज़ाइन मॉडल की तरफ जो है वो मूव कर सकते हैं। सो इस डायग्राम में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, इसका सबसेट है, यानी कि ये दोनों चीज़ों को एनालिसिस मॉडल जो है वो कवर करने की कोशिश कर रहा है। सो ये एक हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल एक ब्रिज है। अब देखिए कुछ रूल ऑफ थंब होते हैं, कुछ बातें फिक्स होती हैं। जैसे एक रूल ऑफ थंब से क्या मुराद है, जैसे फिक्स रूल है कि अगर आप बाइक चला रहे हैं तो आपने हेलमेट ज़रूर पहनना है। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं, आपने सीट बेल्ट जो है वो ज़रूर पहननी है। सो ये क्या होते हैं, हमारे रूल ऑफ थम्ब्स होते हैं। सो रूल ऑफ थंब क्या है कि जो भी मॉडल बना रहे हैं, उस द मॉडल शुड फोकस ऑन रिक्वायरमेंट दैट आर विजिबल विद, अच्छा जो भी जिस तरह से भी मॉडल बना रहे हैं, वो मॉडल के अंदर जो है वो एब्स्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हाई होनी चाहिए, उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन होनी चाहिए। देखिए एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? एब्स्ट्रैक्शन से मुराद ये होती है कि आप पहले डिटेल में चीज़ों के डायरेक्टली डिटेल में ना जाएँ। पहले चीज़ का अपर लेवल डिफाइन करें, फिर लोअर लेवल के ऊपर जाएँ, फिर लोअर, फिर इस तरह करके एंड पे डिटेल के ऊपर जाएँ। डायरेक्ट ही यूज़र को मेन फ्रंट के ऊपर पूरी-पूरी डिटेल एब्स्ट्रैक्शन बताने की जो है वो ज़रूरत नहीं है। यानी कि जब आप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसमें पूरी-पूरी डिटेल्स आपने कवर करनी है। हर बात की डेप्थ जो है वो उसके अंदर आपने कवर करनी है, लेकिन इस तरह से नहीं है कि डायरेक्ट ही आते साथ ही कहानी सुनाना शुरू कर दें, आप डायग्राम में ही कहानी सुनाना शुरू कर दें। डायग्राम के अंदर मेन जो है वो एब्स्ट्रैक्शन आपने रखनी है। मेन बातें ऊपर रखनी है, फिर उस बात को अगर किसी ने पढ़ना है, डिटेल में जाना है, उसके लिए अलग पोर्शन जो है वो आपने रखना है। फिर उसके बाद आपका जो ओवरऑल मॉडल है, उसके अंदर पूरी डोमेन
इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फंक्शन की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, सिस्टम के बिहेवियर की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देखिए डोमेन, ये आगे चल के मैं आपको बात बताता हूँ, ये डोमेन एनालिसिस के जो मैं आपको बात बताता हूँ। डिले कंसिडरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की और दूसरी नॉन फंक्शनल जो है ना वो जो डिज़ाइन है, उनको आपने डिले कर देना है। ये कहता है कि जी आप क्या करें, डिले कंसिडरेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अदर नॉन फंक्शनल मॉडल अंटिल डिज़ाइन। देखिए जब तक डिज़ाइन नहीं बन जाता, तब तक आप नॉन फंक्शनल मॉडल को ना छेड़ो। जब तक डिज़ाइन नहीं बन जाता, तब तक आप नॉन फंक्शनल मॉडल को ना छेड़ो। नॉन फंक्शनल मॉडल से मुराद क्या है? देखिए एक होता है फंक्शनल और एक होता है नॉन फंक्शनल। देखिए फंक्शनल ये है कि मैं ये कहता हूँ कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर जब यूज़र पासवर्ड एंटर करे, तो आगे वेलकम लिखा आना चाहिए। ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट है मेरी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ये है कि जब यूज़र अपना पासवर्ड एंटर करे, तो उसे 3 या 20 सेकंड के डिले के बाद जो है वो पासवर्ड नज़र आना चाहिए। तो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऐसी रिक्वायरमेंट होती है बेटा, जो जो हम रिक्वायर्ड नहीं करते, लेकिन वो सिस्टम की परफॉर्मेंस को डिसाइड कर रही होती है। जैसे एक सॉफ्टवेयर है, आपने मुझे एक एप्लीकेशन बना के दिया, वो एप्लीकेशन हैंग इतना ज़्यादा हो रही है, तो देखिए मैंने तो बिल्कुल भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी थी कि जो वो हैंग होनी चाहिए, लेकिन वो एप्लीकेशन हैंग हो रही है और वो ऑफ भी खुद ही हो जाती है, तो ये नॉन फंक्शनल जो है वो मेरे पास रिक्वायरमेंट्स है, नॉन फंक्शनल मॉडल होती है। उसके अंदर कपलिंग बहुत ज़्यादा कम होनी चाहिए। कपलिंग से क्या मुराद होती है? कपलिंग आप बेहतर समझते हैं, कपल्स सो एक दूसरे के ऊपर आपने डिपेंडेंट नहीं होना। आपने क्लासेस जो बनानी है उसके अंदर कपलिंग को कम से कम रखना है। आपने पॉलीमॉर्फिज्म इनहेरिटेंस जो करनी है, कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करनी है, ताकि एक क्लास दूसरी क्लास के ऊपर जो है वो डिपेंड ना करे। आप देखिए स्टेक होल्डर सबसे नुमायाँ असासा होता है, तो आपने उन डायग्राम्स में ये जो भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे हैं, इसके अंदर स्टेक होल्डर्स को ज़रूर जो है वो क्या करना है, शामिल करना है और अपने आपने एक मॉडल फॉलो करना है। अगर आपको याद हो तो मैंने एक आपको लास्ट वीडियोस में मॉडल बताया था, जो कि था किस मॉडल। कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल। तो किस मॉडल को ज़रूर फॉलो करना है आपने, सिंपल जो है वो चीज़ों को, मॉडल को सिंपल लेके चलना है। देखिए डोमेन एनालिसिस, डोमेन एनालिसिस क्या होता है जी? ये हमारे बड़े मोहतरम इंसान हैं डोनाल्ड फाइट स्मिथ, ये कहते हैं कि जी आप सबसे पहले डोमेन का ज़रूर एनालिसिस करें। यानी कि डोमेन एनालिसिस से मुराद ये है कि जब भी आपके पास कोई सॉफ्टवेयर बनवाने के लिए आता है, तो हर बंदे की डोमेन डिफरेंट होती है। अगर एक डॉक्टर आपसे सॉफ्टवेयर बनाने आया, तो उसकी डोमेन कुछ और होगी, उसकी सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स कुछ और होंगी। अगर एक एडवोकेट पर्सन, एक लॉयर पर्सन आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर बनवाने आता है, तो उसकी क्या होगी, डोमेन इनपुट जो है वो कुछ और होगी। उस वो ये चाहेगा कि मेरे सॉफ्टवेयर के अंदर मुझे ये शो हो कि मेरी हियरिंग्स कब हैं, मैंने कोर्ट कब जाना है, मेरे कितने क्लाइंट्स हैं, किस क्लाइंट का केस जो है वो पेंडिंग है, कौन सा क्लाइंट है जिनका केस खत्म हो गया, उसमें मर्डर वाले क्लाइंट्स कौन से हैं और डिवोर्स वाले कौन से क्लाइंट हैं, मैरिज वाले क्लाइंट कौन से हैं। इसी तरह एक डॉक्टर है, डॉक्टर के क्या मसले मसाइल होंगे, डॉक्टर की डोमेन बिल्कुल डिफरेंट है। ये क्या कहेगा जी, मेरे मेरी अपॉइंटमेंट्स बुक करें, मुझे बताएं कि मेरी आज किस पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है और उस पेशेंट का मसला क्या है। तो डोमेन एनालिसिस में ये कहते हैं कि सॉफ्टवेयर की डोमेन जब भी कर रहे हो, तो उसके अंदर ये आप सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, उसकी कॉमन रिक्वायरमेंट क्या है, और उस एप्लीकेशन डोमेन को इस तरह से बनाएं, आप इस तरह से उनको सॉफ्टवेयर के अंदर बनाएं कि आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं फंक्शंस को, उन्हीं क्लासेस को, उन्हीं एनालिसिस को, आप उन्हीं डायग्राम्स को बार बार जो है वो इस्तेमाल कर सकें। अब दो किस्म की रिक्वायरमेंट्स होती है हमारे पास, पहली ये सिंपल और दूसरी होती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डोमेन एनालिसिस। इसके अंदर भी आप वही काम करते हैं, लेकिन इसके अंदर आप क्या बना देते हैं, क्लासेस बना देते हैं, फ्रेमवर्क्स बना देते हैं, आप इनहेरिटेंस करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म करते हैं, ये सारी चीज़ें आप जो है इसके साथ मेक श्योर करते हैं। तो डोनाल्ड फाइट्समैन यही कहता है कि जब भी डोमेन एनालिसिस करो, उसको पहले आइडेंटिफाई कर लो, अच्छी तरह से उसे एनालाइज कर लो और कॉमन जो रिक्वायरमेंट्स हैं हर डोमेन की, उसको ज़रूर लिखने की कोशिश किया करो, ताकि आप उसको क्या कर सको, कल आप उसे इस्तेमाल कर सको। जब आप डोमेन एनालिसिस करें, तो डोमेन एनालिसिस में एक्चुअली हम करते क्या हैं, हम उसमें देखते हैं कि कौन सी डोमेन जो है वो हमने इस टाइम इन्वेस्टिगेट करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि वो डॉक्टर है, वो उसकी डोमेन कुछ और होगी, वो लॉयर है, उसकी डोमेन कुछ और होगी, एक स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी डोमेन कुछ और होगी। आप जो है वो क्या करें, उनको उनसे अच्छी तरह से सैंपल्स कलेक्ट कर लें कि उन्हें किस तरह के सैंपल्स चाहिए, वो आउटपुट किस तरह के चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हर एक एप्लीकेशन को एनालाइज़ करें। सैंपल में आपने जो एप्लीकेशन लेके बनानी है, आप उस पॉइंट ऑफ व्यू में किस तरह से फिट हो रहे हैं, आप उसकी रिक्वायरमेंट्स को किस तरह से फिट करेंगे, उसको ज़रूर एनालाइज़ कर लें कि ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं, इन रिक्वायरमेंट्स के अंदर हमारी जो एप्लीकेशन है, वो किस तरह से काम कर रही होगी।
आप जो है वो एक एनालिसिस मॉडल हर एक ऑब्जेक्ट के लिए ज़रूर बनाएँ। देखिए ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये ऑब्जेक्ट्स, ये क्लासेस, ये सारी डेफिनिशन वही है। ये डाटा ऑब्जेक्ट्स वही है जो आपने ऊप के अंदर पढ़े हुए हैं। सो आप उन्हीं कोडिंग कर रहे हैं ना, तो उन्हीं के लिए उन ऑब्जेक्ट्स के लिए भी अलग से जो है वो एनालाइज़ करें आप। जब आप एनालाइज़ कर लें, तो एनालाइज़ करने के बाद आपने क्या करना है, सॉरी मैं थोड़ा-सा आगे आ गया हूँ। जब आप ये डोमेन एनालाइज़ कर लें, तो डोमेन एनालाइज़ करने के बाद आप सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग मॉडलिंग की तरफ जाएँ। यानी कि हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि आप यूज़ केस डायग्राम बनाएँ। यूज़ केस डायग्राम के अंदर क्या आता है? यूज़ केस डायग्राम हमें बताता है कि इसमें जो है वो यूज़ केस डायग्राम हमें क्या करता है, डिफाइन इस चीज़ में हेल्प करता है कि सिस्टम के आउटसाइड और सिस्टम के इनसाइड जो है वो क्या एग्ज़िस्ट करता है। जब आप सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग बना रहे हो, तो इससे हमें ये पता लगता है कि हमने लिखना क्या है, कितना लिखना है, कितनी डिटेल अपने सिस्टम की डिस्क्रिप्शन जो है वो ऐड करनी है और हमने अपनी पूरी डिस्क्रिप्शन को जो है वो अरेंज किस तरह से करना है। जब आप सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग कर रहे हो, तो उसके अंदर ये 4 चीज़ें आपने ज़रूर जो है वो देख लेनी है। सो अब बारी-बारी इन हर चीज़ को मैं जो है वो एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब हमने सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग के अंदर जो है वो लिखना क्या होता है, इसमें भी हम वही काम करते हैं, हम इंसेप्शन करते हैं और एलिसिटेशन करते हैं, यानी कि हम वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यूज़ केस जब हम लिखना शुरू करते हैं, तो यूज़ केस के ज़रिए हम वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कि हमारी फंक्शन, रिक्वायरमेंट, मैकेनिज़्म क्या है, स्टेक होल्डर्स कौन हैं, हमारे प्रॉब्लम का स्कोप क्या है और ओवरऑल ऑपरेशनल गोल्स क्या हैं हमारे, हमने प्रायोरिटीज़ क्या रखनी है अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, हमारी मेन फंक्शन रिक्वायरमेंट्स कौन-सी हैं, हमारे डाटा ऑब्जेक्ट्स कौन-कौन से हैं। सो जब भी हम ये आगे सिनेरियो बेस्ड मॉडलिंग करते हैं, तो उसमें हमने किन चीज़ों के बारे में लिखना होता है, हमने इन सारी चीज़ों के बारे में जो है लिखना होता है। और हमें लिखना कैसे चाहिए? हम जैसे-जैसे स्टेक होल्डर्स के साथ फर्दर कम्युनिकेशन करते जाते हैं, टीम डेवलप करते जाते हैं, यूज़ केस डायग्राम बनाते जाते हैं, तो हमें ये पता लग जाता है कि हमने वो जो जितनी भी चीज़ें हैं, यूज़ केस जो है वो जितनी भी है, वो पहले तो एक नैरेटिव फैशन के अंदर लिखी जाती है, लेकिन बाद में हमें आहिस्ता-आहिस्ता से जो है वो रियलाइज़ होना शुरू हो जाता है कि हमने जो है वो द सेम यूज़ केस इज़ रिटन यूजिंग अ स्ट्रक्चर, उसी यूज़ केस को जो हम दोबारा से एक फॉर्मेट के अंदर जो है वो लिखते हैं। जो हमने यूज़ केस डायग्राम पहले जो देखिए पहली सारी चीज़ें जो हमने लिखी हुई थी किस शक्ल के अंदर, हमने एक जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया, ये सारी की सारी चीज़ें हमने लिखी होती हैं किस फॉर्मेट के अंदर, एक ही फॉर्मेट के अंदर लिखी होती हैं, यानी कि कहानी की शक्ल के अंदर लिखी होती हैं। तो जब हम ये सारी चीज़ें लिखते हैं, दोबारा से डिफाइन करते हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, हम ये सारों को रिप्रपोज़ करते हैं, हम स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और इसे फॉर्मल वे के अंदर लेके जाते हैं। अब देखिए यूज़ केस डायग्राम कौन-सा है, ये वही यूज़ केस बना रहा है कि यूज़ केस एक्चुअली सिनेरियोज़ डिफाइन करने के लिए बताया जाता है कि ये इसका यूसेज क्या होगा। इसमें हम एक्टर्स डिफाइन करते हैं और यूज़र्स डिफाइन करते हैं। अब एक्टर्स और यूज़र्स की जो डिटेल है, मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो आपसे डिस्कस कर चुका हूँ। जब भी आप यूज़र के यूज़ केस डायग्राम बना रहे होंगे, तो आपने कुछ बातें याद रखनी है कि इसमें मेन टास्क और मेन फंक्शन क्या परफॉर्म कर रहा होगा एक्टर, क्या इन्फॉर्मेशन है एक्टर को रिक्वायर होगी उस टास्क को परफॉर्म करने के लिए, और विल द एक्टर हैव टू इन्फॉर्म द सिस्टम अबाउट द चेंजेस इन एक्सटर्नल ग्राउंड, क्या एक्टर इन्फॉर्म करेगा पहले सिस्टम को कोई चेंजेस इन्फॉर्म करने के लिए, और किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है वो एक्टर डिज़ायर कर सकता है सिस्टम से, और क्या एक्टर के पास भी कोई अनएक्सपेक्टेडली जो है वो चेंजेस आ सकती हैं यूज़ केस डायग्राम के अंदर। सो ये एक यूज़ केस डायग्राम है, ये मैं एक्चुअली लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस कर चुका हूँ। सो इसको आप वीडियो को पॉज़ करें और इस डायग्राम को आप जो है वो खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर। फिर उसके बाद हम इसी के अंदर डाटा मॉडलिंग भी करते हैं। देखिए डाटा जब भी रिक्वायरमेंट एनालिसिस करते हैं, तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप आता है, वो आपका डाटा मॉडलिंग के लिए आता है। देखिए डाटा मॉडलिंग से क्या, डाटा आपका वही है ना जो डाटा आपका इनपुट होना है इस मेन सिनेरियो के अंदर। तो अगर आपको वही नहीं समझ आएगा, तो आप किस तरह से जो है वो आगे फर्दर ऑन मूव ऑन कर सकते हैं। सो इसलिए आप प्रोसेसिंग बाद में करें, प्रोसेसिंग का स्टेप जो है वो बाद में लेके आएँ, लेकिन प्रोसेसिंग से पहले आप डाटा को इंडिविजुअली तौर पे डाटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं आपके, अब डाटा ऑब्जेक्ट्स की डेफिनिशन क्या है? डाटा ऑब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग जो कंपोजिट इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वही ऊप वाला कॉन्सेप्ट है, मैं वन्स अगेन कह रहा हूँ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर जो आपने क्लासेस और डाटा ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, क्लासेस क्या होते हैं, ये वही कॉन्सेप्ट्स हैं कि आपके प्रोग्राम के अंदर जिस चीज़ में सॉफ्टवेयर आप बनाने जा रहे हैं, उसके जो डाटा ऑब्जेक्ट्स हैं, उन डाटा ऑब्जेक्ट्स को पहले अच्छी तरह से आप समझ लें। फिर उसके बाद उन डाटा ऑब्जेक्ट्स की डोमेन देख लें कि इन डाटा ऑब्जेक्ट्स के जो एट्रिब्यूट्स हैं, इनमें डोमेन क्या आएगी।
इनमें इनपुट क्या आएगी, किस तरह की इनपुट आएगी, डेटा टाइप क्या होगी। फिर उसके बाद जाके आप इन डेटा ऑब्जेक्ट्स के मॉडल बनाएँ, लेकिन उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन ज़रूर शामिल करनी है। वंस अगेन एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है? सो एब्स्ट्रैक्शन ये होती है कि एकदम से डिटेल के ऊपर नहीं जाते, बल्कि पहले पहले मेन बात बताते हैं, फिर उससे लोअर बात, फिर नीचे-नीचे यानी कि फिर आहिस्ता-आहिस्ता डीप डाउन डिटेल के अंदर जो है वो जाते-जाते। सो आपने ये भी इंडिकेट करना है कि डेटा ऑब्जेक्ट्स किस तरह से एक-दूसरे के साथ जो है वो रिलेटेड है। सो अगर आप इस पे कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि एक प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट्स का क्या ताल्लुक है, डेटा ऑब्जेक्ट्स देखिए आपके कुछ भी हो सकते हैं। वो कोई एंटिटी हो सकती है, वो कोई वो कोई कार हो सकती है, कोई थिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है वो आपका जो है वो डेटा ऑब्जेक्ट। तो जब डेटा मॉडलिंग कर रहे हो, तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर ही हम डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर हम ये सारी बातों का जो है वो खास तौर पे ध्यान रखते होते हैं। फिर हम क्लास मॉडलिंग बनाते होते हैं। क्लास मॉडलिंग वंस अगेन ये सेम कॉन्सेप्ट है बेटा, ऊप वाला कॉन्सेप्ट है। अब रिक्वायरमेंट एनालिसिस के अंदर हम क्लासेस को डिस्कस करते हैं कि किन-किन ऑब्जेक्ट्स को हम सेम क्लास के अंदर जो है वो लेके चल सकते हैं। किन ऑब्जेक्ट्स को हम किस तरह से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उन पे ऑपरेशंस क्या-क्या लगा सकते हैं, उनके दरमियान रिलेशंस क्या बनता है, कोलैबोरेट किस तरह से कर रहे होंगे वो सारी क्लासेस, और क्लासेस के अंदर जो वो ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके एट्रिब्यूट्स क्या होंगे। सो ये सारा कॉन्सेप्ट आपका ऊप वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है। सो मैं यहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ये बातें अंडरस्टैंड करने में मसला नहीं आ रहा होगा कि हम ये क्या कर रहे हैं। ये डेटा क्या है, ये क्लासेस क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, इनके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, हर क्लास के कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, डिफाइन एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। सो हम क्लास बेस्ड मॉडलिंग के अंदर जो सॉफ्टवेयर टीम है, वो एक्चुअली हर ऑब्जेक्ट की क्लासेस बेस के ऊपर मॉडल बना रही होती है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इन क्लासेस का मज़ीद एनालिसिस करते हैं। हम ये जो यूज़ केस सिनेरियोज़ हैं, इनको डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और हम ये देखते हैं कि किस तरह से हम क्लासेस को यूज़ केस डायग्राम्स के ज़रिए आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं। यानी कि देखिए, आपने एक यूज़ केस डायग्राम बनाई हुई है। सो आपने देखिए, यहाँ पे ये एक्चुअली क्या बताने की कोशिश कर रहा है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि हम नाउन ले लेते हैं, हम सिनोनिम्स ले लेते हैं, हम क्लास का नाउन ले लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं। अभी आपको नहीं समझ आ रहा होगा, मैं इसको आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कह रहा है कि आपको किस तरह से एक सिनेरियो के अंदर पता लगता है कि किसकी क्लास बनानी चाहिए, और उस क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट्स क्या होने चाहिए। तो ये कहता है कि आप ऐसा करें, आपने रिक्वायरमेंट गैदरिंग के वक़्त पैराग्राफ की शक्ल के अंदर यूज़र से रिक्वायरमेंट्स पूछी होंगी। मिसाल के तौर पर सेफ होम अ, अब सेफ होम का हमने एक सिनेरियो पीछे डायग्राम में देखा था। हमने एक सेफ होम का लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि एक सॉफ्टवेयर बनाएँ सेफ होम के नाम से। उस सॉफ्टवेयर के अंदर यूज़र के पास मल्टीपल ऑप्शन होने चाहिए, और कुछ सेंसर्स लगे होंगे। वो सेंसर्स जैसे ही कोई डाटा डिटेक्ट करेंगे, मोशन सेंसर है और उसके बाद टेम्परेचर सेंसर है, तो वो सेंसर जैसे ही डाटा डिटेक्ट करें, आपका सॉफ्टवेयर अलार्म जनरेट कर दे, और यूज़र को अलार्म जो है वो शो होना शुरू होना चाहिए। तो ये कहता है कि इस रिक्वायरमेंट गैदरिंग के अंदर, जब आप रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंड कर रहे थे यूज़र के अंदर, तो ये सारी बातें आपने पैराग्राफ की शक्ल में इंग्लिश में लिखी हुई थी। तो कहते हैं कि उस इंग्लिश के अंदर से आप नाउन उठा लो। वो जो नाउन वाले लफ्ज़ उठाओगे ना, उसको अंडरलाइन कर लो। वो जो लफ्ज़ जब अंडरलाइन हो जाएँगे बेटा, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, वो आपकी एक क्लास बन जाएगी। आप उसको एक क्लास के नाम से बना देना, और बाकी जो आपके उस इंग्लिश सेंटेंस के अंदर वर्ब्स आएँगी, उसको इटैलाइज़ कर दो, इटैलिक में लिख लेना। उसको आप जो है वो, उसको भी बाद में आप जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो। सो आई होप आपको ये समझ आया होगा, यानी कि ये एक तरीका बता रहा है कि आपने यूज़र से जो रिक्वायरमेंट ली हुई है, वो तो आपने पैराग्राफ की शक्ल में, मिनट्स ऑफ मीटिंग की शक्ल में जो है वो लिखी हुई है। यानी कि वो आपने सिंपल सेंटेंस लिखे हुए हैं। कहते हैं उन सेंटेंसेस के अंदर जो नाउन होंगे वो ही नाउन्स उठा लो, वो एक्चुअली आपकी एक क्लास बन रही होगी। अब प्लीज़ डोंट आस्क कि ये क्लास क्या होती है? मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप सब बच्चों को ये क्लास का पता है। सो इस तरह से आप क्लासेस को आइडेंटिफ़ाई करते हो, और जब आप क्लासेस को आइडेंटिफ़ाई कर देते हो, तो क्लासेस एक्चुअली आपकी क्या होती हैं? क्लासेस ये यहाँ पे वैसे बता भी रहे हैं, मुझे बताना नहीं चाहिए कि क्लासेस क्या होती है। क्लासेस कुछ भी हो सकती है बेटा, आपकी एक्सटर्नल एंटिटी हो सकती है, थिंग हो सकती है, अकरेंस हो सकती है, कोई रोल हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो सकता है, प्लेस हो सकता है, कोई स्ट्रक्चर हो सकता है। क्लास आपकी कुछ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है क्लास। सो इस वीडियो को यहीं पे पॉज़ करें और खुद से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि क्लास एक्चुअली में यहाँ पे है क्या? तो यहाँ पे मैं ये बता रहा है कि जो आप क्लास बनाएँगे ना, उस क्लास की कोई ना कोई कुछ खूबियाँ होंगी।
ये सारी उसकी खूबियाँ बता रहा है। ये बता रहा है कि उस क्लास में उस क्लास को जब आप देखोगे, उस क्लास के अंदर जो ऑब्जेक्ट्स होंगे, आपको पता लग रहा होगा कि ये क्लास सर्विसेज़ क्या प्रोवाइड कर रही है। इसके अंदर एट्रिब्यूट्स आप देख रहे होंगे, उसके अंदर मल्टीपल एट्रिब्यूट्स आ रहे होंगे। उसके अंदर कुछ कॉमन एट्रिब्यूट्स भी होंगे, कुछ कॉमन ऑपरेशंस भी वो क्लास परफ़ॉर्म कर रही होगी, कुछ एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स भी होंगी उस क्लास की जो आपने फुलफ़िल करनी होंगी। तो ये कहता है कि वो जो क्लासेस होती हैं, वो जो भी क्लास आप बनाएँगे, वो क्लास आपकी एक पोटेंशियल क्लास बनेगी। ठीक है? सो उस पोटेंशियल क्लास के अंदर क्या-क्या खूबी होनी चाहिए? उस पोटेंशियल क्लास के अंदर ये सारी खूबियाँ जो है वो मौजूद होनी चाहिए। सो आगे वो ये कहता है कि आप एट्रिब्यूट्स को जब भी डिफाइन करें, ठीक है? जब भी आप एट्रिब्यूट्स को डिफाइन करें तो आप चाहे वो आप सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी प्लेयर के लिए या आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं किसी पेंशन फंड के लिए, तो उसमें जो भी आप क्लासेस डिफाइन कर रहे हैं, उन क्लासेस के अंदर ये जो मैंने ऊपर एट्रिब्यूट्स बताए हैं, ये वाले एट्रिब्यूट्स ज़रूर जो हैं वो शामिल होने चाहिए आपके, ठीक है? और फिर उसके बाद आप उसके अंदर हर क्लास के अंदर ये भी डिफाइन करें कि वो क्लास के अंदर जो है वो ऑपरेशंस क्या-क्या परफॉर्म हो रहे होंगे। उस क्लास से ये भी आपको पता लगना चाहिए कि आप इसके अंदर जब भी क्लास बना रहे होंगे तो आपको ये भी उसमें अंदर आपने ये भी शामिल करना है कि आप इस क्लास के अंदर किसी ऑब्जेक्ट को ऐड कैसे कर सकते हैं, डिलीट कैसे कर सकते हैं, फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं, मुख्तलिफ ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कैसे कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की अक्रंस को या इवेंट को आप कंट्रोल किस तरह से जो है वो कर सकते हैं। तो इसके बाद ये डिस्कस करता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज की। So when we talk about the responsibility, we actually discussing about कि जो आप क्लास ले रहे हैं अपने उस क्लास के बारे में यू हैव टू मेक श्योर कि हर क्लास को जो आप नाम देंगे आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंगली जो है वो नाम दें। जैसे मिसाल के तौर पर आप इनकैप्सुलेशन कर रहे हैं, तो इनकैप्सुलेशन के अंदर आप क्या कर रहे होते हैं, इनकैप्सुलेशन के अंदर आप एक चीज़ को लोकलाइज़ कर होते हैं एक सिंगल क्लास के अंदर और आप उसे दूसरी चीज़ों के साथ जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते। कि जब भी आप क्लासेस की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ असाइन कर रहे हो तो उनके उन्हीं के अकॉर्डिंगली जो है वो नाम दें। सिस्टम इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट होना चाहिए कि अगर एक क्लास है, एक क्लास स्मार्ट क्लास है, वो क्लास दूसरी क्लास को जो है वो लेके चल रही है और एक क्लास इतना ज़्यादा रोल प्ले नहीं कर रही, तो आपने उन क्लासेस को उन्हीं के अकॉर्डिंगली उनकी स्पेसिफिकेशन असाइन करनी है। सो ये कुछ बातें हैं कि सिस्टम इंटेलिजेंस शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस द क्लास टू बेटर एड्रेस द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। सो जिस प्रॉब्लम को वो एड्रेस कर रही है, उसी के मुताबिक आप उसका जो है वो नाम रखें। एक एक स्मार्ट क्लास है, वो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को डील कर रही है, उसके अंडर दूसरी क्लास भी आ रही है, तो इस तरह करके आप जो है वो लेके चल सकते हैं। फिर उसके बाद हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ईच रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी स्टेटेड एज़ जनरली एज़ पॉसिबल। जितना जनरली तौर पे आप उसकी पॉसिबिलिटी स्टेट कर सकते हैं, वो आप करें। उसका जो बिहेवियर है, वो उसी क्लास के अंदर आपको नज़र आना चाहिए, यानी कि सी एनकैप्सुलेशन होनी चाहिए। फिर इसके बाद इन्फॉर्मेशन अबाउट वन थिंग शुड बी लोकलाइज्ड विद अ सिंगल क्लास नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। अब एक जो इन्फॉर्मेशन है क्लास की, वो उसी क्लास की, उसी के बारे में, उसी के अंदर ही रहनी चाहिए। वो पूरी मल्टीपल क्लासेस के अंदर जो है वो नहीं रहनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरह से सॉफ्टवेयर जो है वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो ये कुछ जो है वो वंस अगेन वही सेम ऊप से रिलेटेड कुछ बेसिक वेरी बेसिक जो है वो हमारे जो है वो कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। So further we have collaboration. So what collaboration is? Collaboration is nothing but it just says कि जितने भी क्लासेस हैं वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को दो तीन तरीकों से करती हैं। पहले तो ये तरीका ये कि क्लास जो है वो अपने ही ऑपरेशन परफॉर्म करे, अपने ही एट्रीब्यूट्स को मैनिपुलेट करे और उसको जो है वो इस्तेमाल करके जो भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्लास की एक स्पेसिफिक टास्क अचीव करने की, वो अचीव करे। दूसरा तरीका ये है कि वो दूसरी क्लासेस के साथ जो है वो कोलैबोरेट करे, ठीक है? दूसरी क्लासेस के साथ कोलैबोरेट करने से क्या मुराद है? जैसे आपने एक क्लास बनाई हुई है, अब उस क्लास को अपने एट्रीब्यूट्स की इंफॉर्मेशन अपडेट करने के लिए किसी दूसरी क्लास के एट्रीब्यूट से जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसे हम क्या नाम देते हैं? कोलैबोरेशन देते हैं। सो कोलैबोरेशन जो है वो क्लासेस के दौरान रिलेशनशिप भी बताती है। कोलैबोरेशन ये भी बताती है कि क्या हर क्लास अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद फुलफिल करने के भी लायक है या नहीं है। 3 जेनेरिक रिलेशनशिप होते हैं क्लासेस के दरमियान में। is part of relationship, has knowledge of relationship and that depends upon relationship। So ये 3 रिलेशंस हैं हमारे पास। So ये तीनों पार्ट्स हमारे क्या होते हैं? ये तीनों पार्ट्स हमें सिर्फ ये बता रहे होते हैं, इस पार्ट ऑफ रिलेशनशिप हैज़ नॉलेज और डिपेंड्स अपॉन कि कुछ क्लासेस ऐसे होती हैं जिसमें हमें ये बताना पड़ता है कि ये वाली क्लास उस क्लास की क्या है, इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप। ये इस क्लास को नॉलेज है किसी दूसरी क्लास की भी।
ये क्लास किसी दूसरी क्लास के ऊपर भी डिपेंड करे। तो तब आप इस तरह के 3 किस्म के वर्ड्स जो हैं वो अपने रिलेशंस में डिफाइन कर सकते हैं। सो इसी तरह से आप फिर एसोसिएशंस और डिपेंडेंसीज़ को जो है वो बना सकते हैं, कार्डिनैलिटीज़ जो है वो बिल्ट अप कर सकते हैं। आप मल्टीप्लिसिटी को जो है वो मेक श्योर कर सकते हैं। सो अभी इन चीज़ों को हम अभी नहीं करते। ये चीज़ें हम आगे जाके डिफरेंट चैप्टर्स के अंदर जो है वो सीखने की कोशिश करेंगे, यूएमएल के बारे में जब मज़ीद डिटेल के अंदर देखेंगे। लेकिन मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल ज़रूर इसमें जो है वो दिखाना चाहूँगा। वो एग्ज़ाम्पल हमारी है सो मल्टीप्लिसिटी और ये डिपेंडेंसीज़ की जो है वो इसने एक्चुअली इन दोनों की जो है वो एग्ज़ाम्पल दी हुई है। सो मैं इसको भी ट्राई करता हूँ कवर करने की, लेकिन जो इज़ अ पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप नॉलेज और ये एक्चुअली मैं आपको एग्ज़ाम्पल समझाना चाह रहा था। सो मिसाल के तौर पर आप देखें कि हमारे पास एक मेन क्लास है प्लेयर और ये किसी गेम की मैंने क्लास बनाई हुई है और इसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। अब इस प्लेयर के नीचे डिफरेंट मैंने क्लासेस बनाई हुई है। एक प्लेयर हेड के नाम से एक क्लास बनाई हुई है, प्लेयर डिस्प्ले के नाम से एक क्लास बनाई हुई है और इस तरह करके बनाई हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि ये वाली जो क्लास है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ दिस क्लास, या मैं कहूँगा कि ये जो क्लास है, दिस क्लास हैज़ अ नॉलेज ऑफ दिस क्लास। सो इस तरह से आप एक रिलेशन के अंदर ये वाली जो बातें हैं उनको उनको जो है हम फर्दर मेक श्योर करते होते हैं। सो एसोसिएशन हम या डिपेंडेंसीज क्या होती है? तो जब भी हम 2 क्लासेस को एनालाइज़ करते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप होता है उनको हम एक्चुअली एसोसिएशन कहते हैं। एसोसिएशन को मल्टीप्लिसिटी के थ्रू या कार्डिनैलिटी के थ्रू जो है वो डिफाइन किया जाता है। सो क्या होता है कि जब आप क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप ले रहे होते हैं, 2 क्लासेस को एनालाइज़ कर रहे होते हैं, तो क्लाइंट क्लास जो है वो डिपेंड कर रही होती है सर्वर क्लास के ऊपर। तो हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंसी रिलेशन जो है वो इन दोनों के दरमियान में जो है वो एस्टेब्लिश हो गया है। तो ये मल्टीप्लिसिटी को, डिपेंडेंसीज़ को, इसको हम ज़रा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये एक वॉल ऑब्जेक्ट है। अब ये वॉल ऑब्जेक्ट के बारे में ये क्या बता रहे हैं कि जो बहुत ज़्यादा वॉल सेगमेंट्स हैं, वॉल सेगमेंट्स जो हैं वो किससे बनती हैं? वॉल सेगमेंट्स हम इस्तेमाल करते हैं वॉल बनाने के लिए। वॉल पे हम विंडो भी लगा सकते हैं, हम डोर भी जो है वो अटैच कर सकते हैं। डोर इज़ यूज्ड टू बिल्ड अ वॉल। सो ये मल्टीप्लिसिटी का कॉन्सेप्ट है, यानी कि आप ये बता रहे हैं कि ये जो आप नंबर एक्चुअली बताते हैं 1 1 1, सो दिस इज एक्चुअली इंडिकेटिंग द मल्टीप्लिसिटी कि जी एक वॉल है और एक वॉल सेगमेंट एक वॉल को बनाने के लिए काम किया जाता है और उस वॉल के अंदर एक ही वॉल है और उसके ऊपर कोई भी जो है वो विंडो नहीं हमने इस्तेमाल की। ये एक ही डोर है, डोर भी हमने कोई भी उस वॉल के ऊपर जो है वो नहीं किसी किस्म का जो है वो इस्तेमाल किया हुआ। सो ये मल्टीप्लिसिटी का जो है वो इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। सो आई होप ये आपको मल्टीप्लिसिटी का इतना ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। इट्स जस्ट एन इंट्रोडक्टरी। कार्डिनैलिटी जो है वो भी इतनी ज़्यादा मैंने जो है एक्सप्लेन नहीं की। सो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन इन माय फर्दर वीडियोस। सो टिल नाउ स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।